आज भारत का कुल क्षेत्रफल देखें तो ये 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और औरंगजेब के शासन के समय मुगल साम्राज्य भी लगभग 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। यानी लगभग संपूर्ण भारत पर मुगल राज करते थे। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मौत के तुरंत बाद से ही मुगल साम्राज्य सिमटता चला गया। 1526 से शुरू हुई मुगल सत्ता, जिसकी नींव बाबर ने रखी थी, सन 1707 तक बढ़ती रही और फलती फूलती रही और सन 1707 के बाद इसका पतन होना शुरू हो गया। वैसे तो ये सिर्फ नाम की रह गई थी, लेकिन आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर था, जिसको 1857 में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। लाल किले को खाली करवा दिया गया और दिल्ली पर पूरी तरह से ब्रिटिश राज कायम हो गया। बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी के साथ ही मुगल सत्ता ने दम तोड़ दिया और अपनी आखिरी सांस ली। 1707 से 1857 के बीच जितने भी मुगल बादशाह आए, वो ज्यादातर कमजोर, अय्याश और किसी न किसी दूसरी या बाहरी शक्तियों की कठपुतलियों के तौर पर काम करते रहे, जिनके कई अजीब किस्से हैं जो कि एक एक करके हम आपको सुनाते रहेंगे। जैसे कि एक बादशाह ऐसा था जो अपने दरबार में ही नंगा आ जाया करता था। एक ऐसा बादशाह था जो अपने एक प्रिय बेगम के मनोरंजन के लिए उसके सामने लोगों को मौत के घाट उतार दिया करता था। इन्हीं बादशाहों के समय ही बाहरी आक्रमणकारियों ने यहां आकर दिल्ली को तहस नहस किया, लूटा और बर्बाद कर दिया। और ये इतने कमजोर थे कि बैठकर देखते रहे और कुछ नहीं कर पाए। वक्त आने पर हम आपको इन सब के किस्से एक एक करके चैनल पर सुनाते रहेंगे। बहरहाल आज हम बात करेंगे सन 1767 की, और इस वक्त दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ था शाह आलम द्वितीय। इनको अली गौहर के नाम से भी जाना जाता था। सन 1759 में अपने पिता आलमगीर सेकंड की हत्या के बाद ये दिल्ली की गद्दी पर एक मुगल बादशाह के तौर पर बैठे थे। इनको जब गद्दी नसीब हुई थी, तब तक मुगल राज बिल्कुल खत्म होने के कगार पर था। उनके समय में एक फारसी कहावत थी कि सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, यानी शाह आलम का साम्राज्य मतलब मुगल साम्राज्य सिर्फ आज की पुरानी दिल्ली और लाल किले से लेकर पालम तक है। बादशाह शाह आलम 1760 और 1770 के बीच के वक्त में दिल्ली में मौजूद नहीं था। इस वक्त दिल्ली की पूरी पावर नजीबुद्दौला के पास थी। साल 1767 में 22 अक्टूबर को दीपावली के बाद खालसा आर्मी ने पानीपत की तरफ कूच किया, जहां उनका सामना नजीबुद्दौला की फौज से होना था। लेकिन नजीबुद्दौला को महसूस हो चुका था कि खालसा को रोकना उसके बस की बात नहीं थी। उसने देखा कि कैसे खालसा ने सरहिंद और लाहौर पर कब्जा कर लिया था और पूरे पंजाब पर शासन स्थापित करने के बाद उन्होंने वहां अपने सिक्के भी जारी कर दिए। कोई बहुत बड़े अचंभे की बात नहीं होगी अगर वो दिल्ली पर भी अब हमला बोल दें और यहां पर भी अपना कब्जा जमा लें। ऐसी परिस्थितियों में हो सकता है कि मुगल भी अपनी राजधानी को गंवा दें और तब वहां पर मौजूद शाही परिवार और राजमाता जीनत महल की सुरक्षा करना भी संभव नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में नजीबुद्दौला ने बादशाह शाह आलम, जो कि इलाहाबाद में मौजूद था, उनको अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा, इस वक्त तक मैंने दिल्ली के किले में युवा राजकुमारों और राजमाता यानी बेगम जीनत महल के प्रति दृढ़ भक्ति और वफादारी की भावना के साथ उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा है। यहाँ हम आपको बता दें कि बेगम जीनत महल बादशाह शाह आलम की माता जी थी। आगे नजीब ने कहा कि लेकिन मैं अब अपने आप को इस काम के लिए सक्षम नहीं पाता हूं और महामहिम से दरख्वास्त करता हूं कि आप अपनी राजधानी में पधारें और अपनी पूंजी और अपने सम्मान की रक्षा करें। मैं आपका सेवक आगे अब इस काम को नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद उसने बेगम जीनत महल को भी एक लेटर लिखा, जिसमें उन्हीं बातों को दोहराते हुए उसने कहा कि दिल्ली की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी से अब मैं इस्तीफा देता हूं और अगर आप चाहें तो आपको सुरक्षा के साथ यहां दिल्ली के लाल किले से निकालकर इलाहाबाद तक छोड़ दिया जाएगा, जहां पर फिलहाल बादशाह मौजूद हैं। इसमें उसने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेकर मक्का यात्रा करने और उसके बाद एकांतवास में जाने की बात भी कही थी। सर जदुनाथ सरकार की किताब द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में इस बात का जिक्र मिलता है। इलाहाबाद में बादशाह शाह आलम और दिल्ली में उनकी माता जीनत बेगम को अपना इस्तीफा सौंपने के पीछे नजीबुल्लाह की ना तो कोई पॉलिटिकल थ्रेट थी और ना ही उसकी कोई चाल। इसके और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण सिंघों की पंजाब में बढ़ती हुई ताकत भी था। और अब उसने राजनीतिक संन्यास लेने का जो फैसला किया, वो बता रहा था कि अब वो इन सब चीजों से थक चुका था। उसने अपनी नजदीकी और परिवार के लोगों के साथ विचार विमर्श करने के बाद अपने बेटे जबीता खान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। उसने अपनी खुद की पगड़ी जबीता खान के सिर पर बांध दी और अपने जीते जी उसको अपने सारे पॉलिटिकल, टेरिटोरियल और मिलिट्री पावर्स सौंप दिए। नजीब खान ने अपने बेटे को इस बात की भी पूरी आजादी दी कि वो विदेशी शासकों के साथ कैसे संबंध रखने हैं, ये भी खुद ही तय करे। उसने जबीता खान से कहा कि सिंघों के साथ उसको लड़ाई से अपने मामलों को सुलझाना है या फिर सुलह और समझौते से संबंधों को मजबूत करना है, ये भी उसे ही तय करना है। जबीता खान अपने पिता की इस बात से पूरी तरह सहमत था। सिंघों के साथ खुली और आमने सामने की लड़ाई करके जीता नहीं जा सकता, इसलिए उसने लहारी और जलालाबाद के सरदारों के साथ शांति समझौते स्थापित किए।
राशिद द्वारा लिखित नजीबुद्दौला और किताब द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में इस पूरी बात का जिक्र मिलता है। इलाहाबाद में बैठे मुगल बादशाह शाह आलम नजीबुद्दौला के इस्तीफे के बाद काफी मुश्किल में आ गए थे। एकदम जो मुश्किल सवाल बादशाह के सामने मुंह खोले खड़े थे वो ये थे कि नजीबुद्दौला के द्वारा दिल्ली छोड़े जाने के बाद दिल्ली में मौजूद उनकी माता, राजकुमारों और दूसरे लोगों की सुरक्षा का क्या होगा, और अगर शाही परिवार को दिल्ली से इलाहाबाद शिफ्ट किया जाता है तो फिर दिल्ली सूनी हो जाएगी और सिंह जो कि सरहिंद और लाहौर को जीत चुके थे, अब वो दोआबा के ऊपरी हिस्सों और हरियाणा की तरफ बढ़ रहे थे, जाकर भारत की राजधानी दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे, और वो भी बिना किसी विरोध और रुकावट के। और ये स्वाभाविक था कि जिस आदमी ने राजधानी पर कंट्रोल कर लिया हो वो बादशाह को हटा भी सकता है और बना भी सकता है। अगर सिंह दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं तो शाही मुगल परिवार के किसी भी आवारा और लोफर राजकुमार को गद्दी पर बिठा सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि खालसा की ऐसी कोई भावना नहीं थी, बल्कि इसके ठीक उलट। जनवरी 1768 में सरदार जस्सा सिंह अहलुवालिया ने बादशाह शाह आलम को इलाहाबाद के लिए एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बादशाह से कहा कि आपको दिल्ली वापस आ जाना चाहिए और अपने साम्राज्य को वापस संभालना चाहिए। उनके इस पत्र के जवाब में बादशाह ने उनको जवाब भेजा कि मैं तो हर वक्त इसी के बारे में सोचता रहता हूं, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब आप और दूसरे सरदार मेरा साथ दें, तभी साम्राज्य में शांति स्थापित हो सकती है और दुश्मन भी इसी बात से डरेगा। बादशाह को इस बात का बड़ा चंबा था कि सभी सरदार एकजुट नहीं है और हर रोज अलग अलग सरदारों के पत्र उस तक पहुंच रहे थे और उन पत्रों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी। इसलिए इस वक्त सबसे जरूरी ये था कि वो सभी अपने आप को एकजुट करें और फिर सभी मिलकर एक साझा पत्र जिसके ऊपर उनकी एक साझी मोहर हो बादशाह को भेजें, तभी उन पर विश्वास किया जा सकेगा। इस बात की चिंता भी थी कि कहीं सारा राज ना खुल जाए, इसलिए किसी जिम्मेदार आदमी को ही खालसा को बादशाह के पास भेजना होगा, तभी वो अपनी सेना को लेकर सिंहों की मदद से दिल्ली पर अधिकार करने में सफल हो सकते हैं। इस बात से ही तो पता चलता है कि सरदार जस्सा सिंह अहलुवालिया ने इलाहाबाद में बैठे बादशाह को पत्र लिखा, लेकिन बादशाह ने सरदार अहलुवालिया से खालसा संगठन की तरफ से एक पत्र की मांग की जिसमें उसको दिल्ली पर कब्जा दिलवाने का वायदा किया गया हो। इसके अलावा 1 नवंबर 1767 को मराठों की तरफ से एक पत्र व्यवहार किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी मराठों, राजपूतों और रोहिल्लाओं के द्वारा मिलकर बादशाह को दिल्ली आने और वहां अपना अधिकार करने में मदद करनी चाहिए। काफी लंबे समय तक ये पत्र व्यवहार चलता रहा, लेकिन बेनतीजा रहा। जदुनाथ सरकार ने द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में इस बात का जिक्र किया है। जहां एक तरफ ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ नजीबुद्दौला ने मराठा सरदार तुकोजी राव के साथ एक शांति समझौता किया और अपने बेटे जबीता खान को उनकी देखरेख में छोड़ दिया। अब वो पूरी तरह से जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया था और 31 अक्टूबर 1770 को उसने आखिरी सांस ली। नजीबुद्दौला की मौत के बाद बादशाह शाह आलम को अब एक तुरंत और स्पष्ट फैसला लेने की जरूरत थी। अगर वो दिल्ली लौटकर वहां पर वापस अपना अधिकार करना चाहता था तो ये उसके लिए एक सुनहरा अवसर था, और अगर उसने अब नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए सन 1770 में उसने मराठों के साथ एक शांति संधि पर बातचीत शुरू की, जिसमें कि मार्च 1771 में जाकर सफलता मिली। आखिरकार बादशाह ने 13 अप्रैल 1771 को इलाहाबाद को छोड़ दिया और दिल्ली के लिए रवाना हुआ, और 6 जनवरी 1772 को दिल्ली पहुंचा। पिता नजीबुद्दौला की मौत के बाद जबीता खान ने खालसा के साथ एक संधि समझौता कर लिया। उधर बादशाह शाह आलम ने इसको वही पोस्ट दे दी जो मुगल दरबार में उसके पिता को दी हुई थी, और इसके अलावा उसको अमीर उल उमरा की उपाधि से भी नवाजा। लेकिन अब जबीता खान की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। मराठा सरदार महादजी सिंधिया को ये सब पसंद नहीं आया और उन्होंने जबीता खान को न सिर्फ दिल्ली से बल्कि उसकी अपनी टेरिटरी से भी खदेड़ दिया। परिणाम ये हुआ कि जबीता खान को अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास जाकर शरण लेनी पड़ी। बाद में सुजाउद्दौला ने वापस उनके बीच समझौता करवा दिया। साल 1773 का मई महीना बादशाह शाह आलम के एक सलाहकार और करीबी अब्दुल अहद खान ने जबीता खान के साथ एक समझौता किया और मिर्जा नजफ खान के खिलाफ उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जबीता खान ने उसकी कठपुतली बनने से इनकार कर दिया और इस बात से अब्दुल अहद खान उसका दुश्मन बन गया। और मौका देखकर उसने अपने भाई अबुल कासिम खान को, जो कि उस वक्त सहारनपुर का फौजदार था, उसकी जगह पर नियुक्त कर दिया और उसको जबीता खान पर हमला करने का हुक्म दिया। लेकिन खालसा जी ने जबीता खान को बेसहारा नहीं छोड़ा और सन 1776 की 4 मार्च को अबुल कासिम खान के खिलाफ बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी। कैथल के भाई देसू सिंह की सेना के साथ लड़ते हुए अबू कासिम मारा गया। इसके बाद अब्दुल अहद खान जबीता खान और मालवा के सरदारों का कट्टर दुश्मन बन गया। साल 1777 अब्दुल अहद खान ने जबीता खान के खिलाफ एक सेना नजफ खान की कमान में गढ़ शंकर भेजी और मजे की बात यह कि बादशाह भी इस सेना के साथ वहां गया। जून के महीने की 8, 11, 13 और 23 तारीखों को यह लड़ाई लड़ी गई और इस पूरी लड़ाई की सारी जिम्मेदारी सिंघों के कंधों पर आ पड़ी
उनकी बहादुरी का परिणाम यह हुआ कि इस लड़ाई में ज़बीता खान के खिलाफ किए गए सारे अटैक विफल हो गए। इसके बाद भारी बारिश शुरू हो गई, जिससे लड़ाई धीमी पड़ गई। अब नजफ खान को एक चाल सूझी। उसने सोचा कि पैसे का लालच देकर जो लोग ज़बीता खान की तरफ से लड़ रहे थे उनको तोड़ दिया जाए। तो इस कड़ी में उसने गुप्त रूप से जलालाबाद के उकजई पठानों दिलावर अली और कलंदर अली से बात की। लेकिन खालसा ने ज़बीता खान को धोखा देकर अकेला नहीं छोड़ा। हालांकि नजफ खान ने एक बड़ी धनराशि की पेशकश उनको भी की थी। 14 सितंबर को मुगल सेना ने जलालाबाद पर हमला कर दिया, जहां पर बेईमान उकजई पठानों ने मुगलों के साथ हाथ मिला लिया और इस तरह से इस लड़ाई में ज़बीता खान की हार हुई। दुश्मन ने ज़बीता खान के परिवार और दूसरे रोहिला सरदारों को बंदी बना लिया और उनको आगरा के किले में डाल दिया। इस तरह ज़बीता खान बेघर हो गया और उसके पास अपना कोई ठिकाना नहीं बचा। उसका सब कुछ छिन गया। अब अगर उसका कोई ठिकाना या सहारा बचा था तो वो थे खालसा जी। वो उनके पास पंजाब चला गया। असल में ये वक्त ज़बीता खान की जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था और इस वक्त वो बिल्कुल गरीब था। तन पर मौजूद कपड़ों के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। अब उसके पास ना धन था, ना पशु या जानवर थे, ना कोई साथी था, ना कोई फौजी और ना ही कोई जमीन का टुकड़ा। खालसा ने शरणार्थी की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। कई महीनों तक ज़बीता खान जींद के राजा गजपत सिंह के इलाके में रहा। सिंघों का अतिथि सत्कार, उनकी सेवा भावना और दोस्ताना व्यवहार ने उसके मन पर ऐसी गहरी छाप छोड़ी कि उसने सिख धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर धर्म सिंह रख लिया। अप्रैल 1778 के बाद राजा गजपत सिंह ने उसके और दिल्ली के मुगल सरकार के बीच समझौता करवाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके इलाके का कुछ हिस्सा उसको वापस मिल गया, उसके रिश्तेदारों को रिहा कर दिया गया और गौसगढ़ से जो उसकी दौलत और संपत्ति लूट ली गई थी वो उसको वापस मिल गई। इस पूरी घटना का जिक्र जदुनाथ सरकार की किताब फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में भी मिलता है।